गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर मंगरू का गुरु डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा, आज हम लोग लास्ट जो पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 11 का वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। हाँ, मंगरू को जब मैं कल पढ़ा रहा था यहां से जाने के बाद, तो मंगरू ने बोला, सर आपने डीएनए भी आइसोलेट कर लिया, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था यानी जो आप ह्यूमन इंसुलिन बनाना चाह रहे थे वो जीन भी निकाल लिया आपने। उसके बाद वो आपने वेक्टर में भी डाल दिया। वेक्टर में डालने के बाद आपने आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना लिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने एस्केरिचिया कोलाई में डाल भी दिया। लेकिन इसके बाद क्या होगा सर? ई कोलाई जो है क्या वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगा, या फिर मान लिया कुछ बैक्टीरिया जो है उसके पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यानी रिकॉम्बिनेंट एस्केरिचिया कोलाई है, तो एक बैक्टीरिया तो दिखता भी नहीं, इतना छोटा होता है, ये कितना इंसुलिन बना पाएगा, ह्यूमन इंसुलिन बना पाएगा? तो सर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? तो फिर मैंने उनको समझाया, बताया, ये भी बताया कि कैसे आपके नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। तो मंगरू ने कहा, सर फिर आप इसका एक यूट्यूब वीडियो भी बना दीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग वही देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक ये पढ़ा। हम लोगों ने एस्केरिचिया कोलाई में आरडीएनए डाल दिया था, आरडीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी ट्रांसफॉर्म्ड या रिकॉम्बिनेंट एस्केरिचिया कोलाई हम लोग के पास में है। ठीक है, ई कोलाई with your gene of interest. So next, the question is what to do next? You have cloned genes, ठीक है, यानी आपका बैक्टीरिया जीन को एम्पलीफाई भी कर दिया है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस में है? प्रोटीन में, इंसुलिन में, ह्यूमन इंसुलिन में। तो आखिर ये ह्यूमन इंसुलिन कुछ बैक्टीरिया यदि बनाएगा तो बहुत कम अमाउंट बनाएगा, तो हमारा जो पर्पस है वो सर्व नहीं हो पाएगा। वी नीड इन लार्ज क्वांटिटीज। हम लोगों को जो है ये बहुत सारे क्वांटिटी में चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे? तो अब हम लोग वही देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूं कि जब भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम जो होता है, ठीक है, अल्टीमेट एम क्या होता है? कोई हम लोग प्रोटीन को एम करते हैं, जैसे मान लिया ग्रोथ हार्मोन जीन यदि हम लोग क्लोन किए होते, उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते, तो ग्रोथ हार्मोन हम लोग वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते। अल्टीमेटली जो है, चाहे आप किसी सेल में प्लेस करो या जहां पे भी प्लेस करो, अल्टीमेटली जब आप देखोगे तो जो डिजायर्ड प्रोटीन है, जो हम चाह रहे हैं, द प्रोटीन विच वी वांट टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड डिजायरेबल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? डिजायरेबल प्रोटीन, डिजायरेबल प्रोटीन। So our aim
our aim of our DNA technology, recombinant DNA technology, is ultimately to produce desirable protein. ठीक है, our aim of recombinant DNA technology is ultimately to produce desirable protein in most of the cases. Not all, लेकिन मैक्सिमम केस में हमारा जो एम होता है वो कोई ना कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करना। या तो आप प्रोटीन प्रोड्यूस करके बाहर निकाल लो, या फिर मान लिया सेल्स को काम पड़ेगा तो सेल्स में जीन डाल दिए, तो जीन वो जो जीन जो है वहां पे भी जो है बनाएगा आपका प्रोटीन। तो जब हम लोग देखो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्या हो गया, यही डिजायरेबल प्रोटीन हो गया। सो नाउ ऑब्टेनिंग द, आपके एनसीईआरटी बुक में यही दिया हुआ ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट इज नथिंग बट प्रोटीन, डिजायरेबल प्रोटीन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आप कैसे बनाओगे, तो हम लोगों ने, मैंने आपको वेक्टर्स हम आपको बता रहे थे, तो वेक्टर्स में मैंने बताया था दो तरह का वेक्टर होता है, क्लोनिंग वेक्टर और दूसरा होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। ओके, ऑल एक्सप्रेशन vectors are cloning vectors, but not all cloning vectors are expression vectors। ठीक है, देखो जितने भी एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं वो तो क्लोनिंग वेक्टर होंगे ही होंगे, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्लोनिंग वेक्टर्स एक्सप्रेशन वेक्टर हो ही। तो हम आपसे क्या बताए थे, एक्सप्रेशन वेक्टर होने के लिए उसके पास में प्रमोटर होना जरूरी है, प्रमोटर। तो यदि क्लोनिंग वेक्टर्स में प्रमोटर ऐड कर दो तो वो हो जाएगा एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वेक्टर का काम क्या होता है, एक तो डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई होता है, यानी क्लोन होता है उसका, और साथ में जो जीन आपने डाला है उससे प्रोटीन भी बनता है। ठीक है, लेकिन क्लोनिंग वेक्टर जब देखोगे तो इसमें सिर्फ डीएनए मल्टीप्लाई होगा, यहां पे जो जीन आपने डाला है उसका प्रोटीन नहीं बनेगा। दिस इज द डिफरेंस। काफी डिटेल में मैंने बताया आपको क्लोनिंग वेक्टर्स में, 2 घंटे का मेरा वीडियो, तो उसमें आप देख लेना ये। अब यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले, ठीक है। तो देखो आपके पास में रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स, यानी होस्ट सेल्स जिसमें आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है वो हो गया रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स। अब ये आपके पास में है, इससे मुझे प्रोटीन आइसोलेट करना है, प्रोटीन बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप? तो सबसे पहले जो है ना, जैसे एस्केरिचिया कोलाई है, एस्केरिचिया कोलाई, मान लिया इसमें हम लोग ह्यूमन इंसुलिन बनाना चाह रहे हैं, तो अब ये जो एस्केरिचिया कोलाई है, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल जो है, ये तो आपने बना लिया। दूसरा क्या करना पड़ेगा,
इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स का नंबर जो है, यानी इसको ग्रो करना पड़ेगा, बहुत लार्ज अमाउंट में आपको ग्रो करना पड़ेगा। जब बहुत सारा बैक्टीरिया होगा, ठीक है, जब आप इसको लार्ज अमाउंट में ग्रो करोगे तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाएगा। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है? जो आरडीएनए में जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उससे जो प्रोटीन बनता है ना हेट्रोलोगस होस्ट सेल में, कहां पे? हेट्रोलोगस होस्ट सेल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कहते हैं उसको? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो हाउ यू डिफाइन? एनी प्रोटीन एनकोडिंग gene which is expressed in a heterologous host cells, any protein encoding gene which is expressed in a heterologous host cells to produce a protein such produced protein is called recombinant protein। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है, यानी कोई भी प्रोटीन एनकोडिंग जीन जो आप हेट्रोलोगस होस्ट से, अभी देखो आप इंसुलिन जीन ह्यूमन का है, ह्यूमन इंसुलिन जीन ह्यूमन का है, तो जब ह्यूमन में प्रोड्यूस होगा तो हम लोग कहेंगे अपने होस्ट सेल में, अपने में जो है एक्सप्रेस हुआ। लेकिन उसी जीन को जब हम बैक्टीरिया में ले जा रहे हैं और वहां पे प्रोटीन बना रहे हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो गया उसके लिए? हेट्रोलोगस होस्ट सेल, हेट्रोलोगस होस्ट सेल। यानी कोई भी प्रोटीन एनकोडिंग जीन, यानी कोई भी जीन जो प्रोटीन एनकोड करता है, यानी प्रोटीन का जिसके पास कोड है, जो जीन प्रोटीन बनाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन एनकोडिंग जीन। तो वैसा जीन जब किसी हेट्रोलोगस होस्ट सेल में एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है? जीन से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना, तो जीन से जो प्रोटीन हुआ इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। तो वो जब एक्सप्रेस हो रहा है, तो एक्सप्रेस क्यों हो रहा है? प्रोटीन बनाने के लिए। तो वो जो प्रोटीन बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जैसे भी इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन जीन, हम लोग जो ह्यूम्यूलिन बना रहे हैं, एक एग्जांपल जो लेकर चले हैं समझाने के लिए, तो जो ह्यूम्यूलिन जीन है वो किसका है? ह्यूमन जीन किसका है? ह्यूमन इंसुलिन जीन किसका है? ह्यूमन का है। आप जब उसको बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो वो हेट्रोलोगस होस्ट सेल में, दूसरे होस्ट सेल में जो है ना वो एक्सप्रेस होकर एक प्रोटीन बना रहा है इंसुलिन। तो वहां पे इंसुलिन क्या हो गया हमारा? ह्यूम्यूलिन जो हो गया वो हो गया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो अब जब आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने जाओगे तो इसमें हम लोग बनाने जाएंगे, यानी जब ये ग्रो होगा, ये जब ग्रो होगा, ग्रो इन लार्ज अमाउंट, जब ये लार्ज अमाउंट में ग्रो होगा तभी तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बहुत सारा बना के देगा। तो इसके लिए अब
जिस पे भी ग्रो करना है, आप माइक्रोबियल सेल्स में भी ग्रो कर सकते हो, प्लांट सेल में भी ग्रो कर सकते, प्लांट सेल्स में भी प्रोटीन बना सकते हो, एनिमल सेल में भी बना सकते हैं, ह्यूमन सेल में भी बना सकते हैं। तो जो भी सेल है या कोई बैक्टीरिया है, तो सबका अलग अलग ग्रोथ कंडीशंस होता है। यानी अच्छे से ग्रो होने के लिए किसी को मान लिया एसिडिक बैक्टीरिया, एसिडोफिलिक बैक्टीरिया है, तो उसको एसिडिक पीएच चाहिए, एसिडिक कंडीशन चाहिए। कोई आपका थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ होने के लिए। मान लिया कोई आपका ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या लगेगा, आपको हाई सॉल्ट कंडीशन देना पड़ेगा। तो क्या मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर एक सेल का अलग अलग ग्रोथ कंडीशंस होता है, ऑप्टिमम कंडीशंस जिसको कहते हैं, जिसपे वो बेस्ट ग्रोथ शो करता है। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होता है, जिसपे वो बेस्ट ग्रो होता है, ठीक है। जैसे हम लोग के लिए भी ऑप्टिमम कंडीशंस होता है, लाइक टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इसलिए गर्मी में आप एसी चला देते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो वैसे ही जो है ना, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हमारा होस्ट सेल कौन है, यानी जो रिकॉम्बिनेंट सेल है वो कौन है। फिर उसके लिए जो ऑप्टिमम कंडीशंस है उसको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि आपको वो प्रोवाइड करना है। जब आप प्रोवाइड करेंगे तभी वो लार्ज अमाउंट में ग्रो करेगा, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि तो देखो आप, हम लोग के पास में रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल भी आ गया, ठीक है। दूसरा जो ऑप्टिमम कंडीशंस है, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर ग्रोथ, वो भी आपने पता कर लिया। जब ये दोनों पता हो गया तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग को कल्चर करना होगा, ग्रो करना होगा। तो छोटे से अमाउंट में भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, इन्हें स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, स्केल प्रोडक्शन, तब तो ये लेबोरेटरी में भी किया जा सकता है, लेबोरेटरी में, ठीक है। तो लेबोरेटरी में आप क्या करो, इसको बना लो छोटे से आप फर्मेंटर में, छोटे से वेसल्स में, और उसके बाद जो भी आपने बनाया है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसको आप आइसोलेट कर लीजिए और उसका प्यूरिफाई कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है ना, हम लोग को क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, यानी लार्ज स्केल पे हम लोग को बनाना होगा, लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल में जो हम लोग बनाते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। एक तो कम स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो वो लैब में कर लेंगे, दूसरा कौन सा है, लार्ज स्केल पे, बहुत अमाउंट में, हम लोग को 1000 लीटर्स में चाहिए, 1000 केजी में चाहिए, बहुत अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो जब बहुत अमाउंट चाहिए तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक लार्ज इक्विपमेंट, वेसल, ठीक है, वो बनाना होगा, और उसका नाम क्या है, बायोरिएक्टर। क्या नाम है, बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर में जो हम लोग अभी आएंगे, हम बायोरिएक्टर पे करेंगे, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, ठीक है। यानी देखो आप, ये हमारा बायोरिएक्टर है, तो मान लिया इसका कैपेसिटी 100 to 1000 लीटर है, ठीक है।
100 to 1000 लीटर है। अब हमारे पास में इसमें लैब में जो ग्रो किए थे इसमें ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है। लैब में स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हो, उतना रिक्वायरमेंट जो हमारा है वो फुलफिल नहीं होगा, लार्ज स्केल में चाहिए। तो एक आप ये जो है वेसल ले लिए। अब इसमें क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है इसके मान लिया इकोलाई है, तो इकोलाई जो खाता पीता है वो खाना पीना उसको देना होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम। तो इसमें आप मीडियम डाल दो पहले जो भी है, ठीक है, मीडियम डाल दिए। मीडियम डालने के बाद ये मीडियम इसमें डाल दिए। उसके बाद आप क्या देखोगे, ये जो आपके पास में ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, यानी वो बैक्टीरिया है जिसमें आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल चुके हो, ठीक है, और इसको आप लैब में ग्रो करके मेंटेन कर रहे हो। इसमें से थोड़ा सा अमाउंट जो है ना, इसमें से थोड़ा सा अमाउंट जो है हम लोग इसमें से लेंगे। ये बैक्टीरिया हो गया, आर बैक्टीरिया और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब फिर ये जो है आप इसमें डाल दोगे, ठीक है, इसमें जो है डाल दोगे, यानी बैक्टीरिया आपने डाल दिया। तो ये जो थोड़ा सा अमाउंट इसमें डाल रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं इनोकुलम। क्या कहते हैं, इनोकुलम। और इसको चूंकि आप इसका यहां से ट्रांसफर कर रहे हो तो कहते हैं इनोकुलम ट्रांसफर। तो आपने जो बैक्टीरिया लिया है ना थोड़ा सा, उसी को हम लोग कहते हैं इनोकुलम। उस बैक्टीरिया को कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ आर बैक्टीरिया, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो आप इसमें ऐड कर रहे हैं उसको कहते हैं इनोकुलम। याद रखना, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है लेकिन इसको हम लोग कहते हैं इनोकुलम। स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया और होस्ट सेल्स, जो भी होस्ट सेल्स हो, होस्ट सेल्स टू बी ग्रोन और टू बी कल्चर्ड, यानी जो इसमें कल्चर करने वाले हैं, जो आपके लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने वाला है, उसका जो स्मॉल अमाउंट होता है उसको कहते हैं इनोकुलम। अब आप इसमें आप डाल दो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मान लिया 100 बैक्टीरिया डाले तो फटाफट इसको सारे अच्छे कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है, पीएच मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है, यानी सब फेवरेबल कंडीशंस जो उसको अच्छा लगता है वो आपने बैक्टीरिया को दे दिया। तो ये फटाफट डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा, बायोसिंथेसिस करेगा आपके प्रोडक्ट का, ठीक है, बायोसिंथेसिस होता है, यानी यहाँ पे बायो रिएक्शंस होता है। तो यही जो है ना, ये जो वेसल्स है जिसमें आप ग्रो कर रहे हो बैक्टीरिया को टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपका हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं बायोरिएक्टर, जिसमें आप सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो बैक्टीरिया को या कोई भी होस्ट सेल है उसको आप सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं बायोरिएक्टर। तो क्या होगा, इसमें जो आपने मीडिया डाला है इसको ये खाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, और आपके लिए क्या बनाएगा, प्रोटीन में इंटरेस्ट है तो प्रोटीन बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे एक आउटलेट होगा, ये बंद रहता है, तो जैसे जैसे आप जब इसको ग्रो करोगे तो मान लिया 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें से ये बहुत सारा बाहर निकाल लेंगे, जो प्रोडक्ट बनाया से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद फिर फ्रेश मीडिया यहाँ पे, यानी जो मीडियम यूज हो गया उसको यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे जिसमें हमारा प्रोडक्ट है और थोड़ा सा इसमें रहने देंगे, उसका इसमें फ्रेश मीडियम ऐड कर देंगे, तो फिर से कुछ सेल्स रह गया, फिर वो फिर से डिवाइड होगा, फिर इसको निकाल लेंगे। तो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यहां से प्रोडक्ट निकल रहा है आपका, यानी यूज्ड मीडियम जो है ये बाहर आ रहा है और फ्रेश मीडियम यहां से आप ऐड कर रहे हो,
फ्रेश मीडियम आप यहां से ऐड कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। एक एंड से आप निकाल रहे हो और दूसरे एंड से आप ऐड कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस कल्चर हो रहा है। क्या होगा ना, जब ये कल्चर जो है पुराना हो जाता है, जैसे आप इसको नहीं निकालोगे तो पुराना होता है, तो आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े होंगे कोई भी सेल्स होता है ना 4 फेज से गुजरता है। ठीक है, देख लो आप, थोड़ा समझ लो, फिर हम लोग फटाफट उस पर भी आ जाएंगे। कोई भी सेल्स हो, बैक्टीरिया या कोई भी सेल्स हो, उसका 4 स्टेज होता है। पहला होता है लैग फेज। क्या होता है? लैग फेज। लैग के बाद होता है लॉग फेज। लॉग फेज के बाद स्टेशनरी फेज, फिर डेथ फेज। ये हो गया लैग फेज, ये हो गया लॉग फेज, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज, ग्रोथ जो है इसमें एक्सपोनेंशियल होता है, इसलिए कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ये हो गया स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, ये हो गया डेथ फेज। ठीक है, तो लैग फेज होता है ना, वो अपने मतलब लैग फेज में जो है ना, लैग फेज पे बैक्टीरिया अपने आप को या होस्ट सेल जो है ना प्रिपेयर करता है फास्ट ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे प्रिपेयर करता है, एडप्ट करता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें फास्ट ग्रोथ होता है, यानी फटाफट जो है ना सेल डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से बनते जाता है। और यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है और सेल्स मरता बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ होता है। देख लो आप, इंक्रीज हो रहा है फटाफट, तो इसलिए इसको कहते हैं लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। यंग फेज भी है ये, यंग फेज है। ठीक है, यंग फेज है ये, YOUNG, यंग फेज भी है। तो बायोरिएक्टर में हम इसी फेज में रखना चाहते हैं बैक्टीरिया को या होस्ट सेल को, क्योंकि यही जो है ना हमारा अमाउंट जो है, जो प्रोडक्ट है वो फास्ट बनाएगा, ज्यादा बनाएगा। तो इसलिए जो है ना, जैसे ही मीडिया खत्म होता है, सेल्स पुराना होता है, तो यहां से निकाल लेते हैं, फिर नया फ्रेश मीडियम ऐड कर देते हैं। इनोकुलम बार बार ऐड नहीं करते हैं, वो एक ही बार ऐड करते हैं, क्योंकि जब यहाँ निकाल लोगे ना तो कुछ सेल्स बच जाएगा, फिर वो जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपको एक्सपोनेंशियल फेज में ही रहता है। स्टेशनरी फेज पता है, यहाँ पे डेथ और ग्रोथ बराबर हो जाता है। डेथ फेज में डेथ ज्यादा होता है, ग्रोथ कम होता है। खैर, हम लोग को इसमें इंटरेस्ट है आपके लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, ये आप याद रखना, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, याद रखना, आपके नीट एग्जाम में आ सकता है किस फेज में बैक्टीरिया या होस्ट सेल एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव होता है। तो लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल में फेज, मोस्ट एक्टिव फेज, इसी फेज में सबसे ज्यादा हम लोगों को मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट इसी फेज में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहां तक आप यदि समझ गए हैं, तो अभी हम लोग पहले कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम को डिफाइन करेंगे। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आप, एक एंड से फ्रेश मीडियम ऐड कर रहे हो, फिर यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, फिर जो स्पेंट मीडियम है, जो यूज्ड मीडियम है, वो दूसरे एंड से आप बाहर निकाल दे रहे हैं। और इस तरह से जो है ना आपका जो कल्चर है वो कंटिन्यूअस होता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम कहते हैं। तो यदि आप लार्ज अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में बनाना चाहते हो, ठीक है, तो यू हैव टू गो विद कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, ये भी आप याद रखना, ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो देखो आप, ये आप समझ गए। अब हम लोग डिफाइन करेंगे कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम को पहले। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम कहां पे करते हैं हम लोग? एक वेसल्स में करते हैं जिसका नाम है बायोरिएक्टर, और बायोरिएक्टर को हम लोग और फर्मेंटर भी कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस
culture system is defined as continuous culture system is defined as a culture system in which used medium is drained out. देखो यहां से drained out is drained out from one side continuous culture system while fresh medium, इसको न्यू मीडियम भी कह सकते हो आप, फ्रेश मीडियम इज added from other side to maintain host cells into the most active log phase or exponential phase ठीक है। It produces large amount of desired products, और इसको yield भी आप कह सकते हो कि large amount जो है ना वो it produces large amount of desired products or yield. So this is the definition. Continuous culture system is defined as a culture system in which used medium, देखो यहाँ से, और fresh medium यहाँ से ऐड कर रहे हैं। अभी जब हम बायोरिएक्टर बताएंगे आपको तो उसमें देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनोकुलम भी समझ गए, ठीक है। लॉग फेज भी आप समझ गए, यंग फेज होता है लॉग फेज, और एक्सपोनेंशियल फेज वो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होता है। मेटाबॉलिकली याद रखना, मेटाबॉलिकली आप यहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हो, मेंटेन द होस्ट सेल्स इनटू मोस्ट एक्टिव, मेटाबॉलिकली कर सकते हो, मेटाबॉलिकली। ना ये जो आप करते हैं वो एक वेसल में करते हैं, एक इक्विपमेंट में करते हैं जिसका नाम है बायोरिएक्टर। सो नेक्स्ट वी विल सी बायोरिएक्टर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिफाइन बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स, अभी हम डायग्राम बनाए थे, कोई बता सकता है कैसे आप डिफाइन करोगे बायोरिएक्टर्स को? एनीवन? आप क्या देखे यहाँ पे? ये वेसल्स था हमारा, ठीक है। ये यहां से बंद हो जाएगा, अभी करेंगे, दिखाएंगे हम आपको। इसमें मीडियम आपने ऐड कर दिया, इसमें होस्ट सेल आपने ऐड कर दिया, होस्ट सेल्स
मीडियम क्या है? मीडियम क्या होता है? रॉ मटेरियल्स ही तो दे रहे हो आप वहां पे, रॉ मटेरियल्स, सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सब आप देते हो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स। तो ये क्या करता है? ये जो बायोरिएक्टर है वो इस होस्ट सेल को, ये होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, माइक्रोबियल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, और ह्यूमन सेल भी हो सकता है, ह्यूमन सेल भी हो सकता है। तो कोई भी होस्ट सेल हो वो क्या करता है, यहाँ पे जो आपने रॉ मटेरियल्स दिया है, मीडियम दिया है, उसको ये यूज करता है और यूज करके कन्वर्ट किस में कर देता है ये। आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, तो रॉ मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है? स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। कैसे करता है? तो यहाँ बायोलॉजिकली, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? बायो रिएक्शन हो रहा है, बायोलॉजिकली कन्वर्ट करता है ना। कैसे करता है? बायोलॉजिकली कन्वर्ट करता है, बायोलॉजिकली कन्वर्ट्स, यानी रॉ मटेरियल्स जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बायोलॉजिकली कन्वर्ट्स हो जाता है, ये करता है। तो बायो रिएक्शन हो रहा है, तो जहां पे बायो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायो रिएक्टर। ये जहां पे होता है उसको क्या कहते हैं? बायो रिएक्टर। तो यहां पे हो रहा है, तो ये हो गया हमारा बायो रिएक्टर। तो ये जो वेसल्स है, ये एक वेसल्स है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का बना रहता है, स्टील वगैरह का। तो ये वेसल है, और वेसल्स में क्या हो रहा है? आप ऑप्टिमम कंडीशंस, जो भी बेस्ट कंडीशंस है, ठीक है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट आप कह सकते हो, सुटेबल एनवायरनमेंट, suitable environment in terms of temperature, pH, oxygen, ठीक है। मीडियम यानी जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स, मीडियम क्या न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कर रहा है, ये सब आप यहाँ पे सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो। और उसके बाद आपका जो भी होस्ट सेल्स है वो इसको यूज करके आप जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो, वो ये बैक्टीरिया बना के देता है। तो हाउ यू डिफाइन दिस? सो बायोरिएक्टर्स are vessels which provide suitable environment to host cells. Bioreactors are vessels which provide suitable environment to host cells to convert to biologically convert to biologically convert raw materials into specific products Bioreactors are vessels which provide suitable environment to host cells to biologically convert raw materials into specific products by host cells like microbial, plant, animal और human cells। ठीक है।
ना सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो कौन कौन सा सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, क्या क्या? अच्छा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लाइक इंडिविजुअल एंजाइम्स हो सकता है, इंडिविजुअल एंजाइम्स, इंडिविजुअल एंजाइम्स हो सकता है, ठीक है, बायोमास हो सकता है और बायोमास, ठीक है, एक्सेट्रा। सो नाउ सुटेबल एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सुटेबल एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करता है, क्या क्या सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है वो? ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करता है ना? तो ये क्या कौन सा कर सकता है? फर्स्ट, पीएच, टेम्परेचर, थर्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, फोर्थ सबस्ट्रेट, यानी जो खाता है मीडियम, सॉल्ट्स देना होगा, मान लिया विटामिन सी तो विटामिन देना होगा। तो ये सब जो है ना बायोरिएक्टर में आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या करता है? बायोरिएक्टर्स एक सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमम कंडीशंस। Optimum, it provides optimum conditions to achieve or to produce desired product। जो भी आप चाह रहे हो प्रोड्यूस करना, वो बायोमास हो सकता है, लाइक स्पाइरुलिना यदि आप इसमें बनाओगे तो स्पाइरुलिना जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन है, स्पाइरुलिना जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन है, तो बायोमास से उसमें वहां प्रोड्यूस होता है, सॉरी बायोमास से प्रोड्यूस होता है, आप उसको ही खाते हो, ठीक है। उसके बाद मान लिया आप एंजाइम्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप पता है ना बहुत सारे एंजाइम्स के टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, तो एंजाइम्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप मान लिया एंजाइम्स के अलावा और जैसे इंसुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप वो भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से आप देखोगे कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं बायोरिएक्टर्स। तो जो सबसे ज्यादा बायोरिएक्टर यूज होता है वो कौन सा होता है बताओ कोई? जो बायोरिएक्टर यूज होता है वो कौन सा होता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर जो है वो कौन सा है? आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है और वही यूज भी होता है वो है स्टीयर्ड बायोरिएक्टर, ठीक है, स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स, स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसमें दो दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में, एक है सिंपल स्टीयर्ड टैंक, सिंपल स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर भी लिखा मिलेगा और बायोरिएक्टर भी आप कर सकते हो। दूसरा जो है स्पार्स्ड है, क्या है? स्पार्स्ड स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर और बायोरिएक्टर। तो आपने देखा बायोरिएक्टर का काम क्या है? एक यूनिफॉर्म कंडीशन, ठीक है, एक सुटेबल कंडीशन, सुटेबल एनवायरनमेंट होस्ट सेल को प्रोवाइड करना जहां पे आपका प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा।
तो यूजुअली जब आप देखोगे ना स्टीयर्ड, स्टीयर्ड का मतलब स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, मिलाना, ऐसे से जो आप क्या करते हो, स्टीयरिंग करते हो, मिक्स करते हो, ठीक है, स्टीयर। हाँ, तो जब आप देखोगे ये स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, तो यूजुअली ये सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल वेसल्स होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और कर्व जो है ना इसका, कर्व बॉटम होता है, बेस होता है, कर्व होता है सिलिंड्रिकल, यानी इस तरह से होगा। ठीक है, कर्व है ये, ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल और कर्व होता है, कर्व, ठीक है, देख रहे हो कर्व है। तो स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर जो है वो वेसल होता है कर्व शेप्ड, उसका जो बॉटम जो है ये बेस जो है वो कर्व शेप्ड होता है या सिलिंड्रिकल ये होता है, ठीक है। अब एक बात पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी होस्ट सेल हो, ठीक है, होस्ट सेल, पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। होस्ट सेल जो है ना, अभी देखो आप, ये 100 to 1000 लीटर का वेसल्स है, यानी बहुत सारा अमाउंट है, ठीक है। तो बहुत सारा इसे मीडियम आपने ऐड किया है। अब मान लिया आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, इसमें डाल दिया, इनोकुलम डाल दिया, और ना इसको घुमा रहे हो ना मिक्स कर रहे हो, तो क्या होगा? जो बैक्टीरिया होता है या होस्ट सेल्स होता है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों होता है। तो हम लोग जब यूज कर रहे हैं एरोबिक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं? एरोबिक बैक्टीरिया, यानी इसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब यूनिफॉर्मली, यानी जो यहां हम आपसे बता रहे हैं बहुत बड़ा टैंक है, उसमें बहुत सारा मीडियम आप डाले हुए हो, तो जब तक आप उसका स्टीयरिंग नहीं करोगे, उसको मिक्स नहीं करोगे, ऐसे ऐसे मिक्स नहीं करोगे, तो क्या होगा? आप ऑक्सीजन भेजोगे भी, मान लिया यहां से आपने एयर भेजा, तो यहीं पे रह जाएगा यार, इधर नहीं आ पाएगा, इधर नहीं आ पाएगा। तो जहां पे नहीं आ पाएगा वहां पे क्या होगा? एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा, एनारोबिक कंडीशन आ जाएगा। तो वहां पे जो है ना आपका बैक्टीरिया मर जाएगा, या वहां पे प्रोडक्शन ठीक से नहीं करेगा, या हो सकता है कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे, अनवांटेड अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। तो इसके लिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूनिफॉर्म मिक्सिंग होते रहना चाहिए, यानी जो भी इसमें आपने डाला है, ठीक है, रिएक्टर कंटेंट्स, अभी हम सब पे आएंगे, रिएक्टर कंटेंट्स यानी जो आप इसमें ऑक्सीजन डाल रहे हो, इसमें पीएच डाल रहे हो, मतलब कि पीएच इसमें मेंटेन कर रहे हो, ऑक्सीजन डाल रहे हो, मीडियम डाल रहे हो, तो पूरे वेसल्स में यानी हर एक जगह यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? मान लिया यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है तो इधर भी ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पे पीएच मान लिया 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे 6 हो गया यहाँ पे 8 हो गया या यहाँ पे 3 हो गया। तो यदि मिक्सिंग नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। पूरे वेसल्स में यानी पूरे बायोरिएक्टर में जो है ना यूनिफॉर्म कंडीशन होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म कंडीशन कब होगा? जब यहाँ पे मिक्सिंग होता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मिक्सिंग होता रहेगा। तो जो ये बायोरिएक्टर डिजाइन किया जाता है ना, इन सब चीज को माइंड में रखकर सबसे पहले तो होस्ट सेल्स का क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या ऑप्टिमम कंडीशंस है,
उसके बाद वो सब यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं और फिर मिक्सिंग होते रहता है। तो जो आप ये देख रहे हो ना, सिंपल स्टियर्ड टैंक रिएक्टर और स्पार्स स्टियर्ड टैंक रिएक्टर, ये इसी पे बेस्ड है, ठीक है। यानी जो एयर है ये किस मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसमें होता है स्पार्स में यूनिफॉर्म, इसमें भी होता है लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं होता है, इसी बेसिस पे ये दोनों है। तो आप ये देखो यहां पे बायोरिएक्टर के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि सब कुछ जो है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो कब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, इवन मिक्सिंग होगा। क्या होगा, इवन मिक्सिंग। इवन मिक्सिंग का मतलब क्या, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग, इससे क्या होगा, होमोजेनस कंडीशन होगा, सब जगह एक ही कंडीशंस होगा। तो ये जो आपका कर्व जो है ना, ये कर्व बेस या बॉटम जो है या सिलिंड्रिकल वेसल्स इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पे जो मिक्सिंग है ना वो अच्छा से हो, ठीक है। इधर से आएगा लिक्विड, ठीक है, इधर से आपका मीडियम आएगा, इधर जाएगा, फिर ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये कौन करेगा, यहाँ पे आप जब देखोगे तो ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, ये ऐसे घूमता रहेगा। और ये जो मिक्सिंग का काम जो है ना, मिक्सिंग हो रहा है, इसी को ना बोलते हैं स्टीयरिंग, ठीक है। ये जो कर तो स्टीयरिंग का काम कौन करेगा, एक एजिटेटर सिस्टम लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसे एजिटेटर सिस्टम है। इंपेलर है, ठीक है, ये इंपेलर है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट ये जो देख रहे हो आप, और इसको इंपेलर बोलते हैं। और टुगेदर ये क्या, यहाँ पे मोटर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ मोटर वगैरह लगा हुआ है, तो इसको टुगेदर हम लोग क्या करते हैं, एजिटेटर, एजिटेटर। तो ये जो है क्या करता है, एजिटेटर जो है ना, यही जब घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होगा, मिक्सिंग होगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा तो सभी बैक्टीरिया को, जहां जो भी बैक्टीरिया है या जो भी होस्ट सेल्स है, कोई भी सेल्स हो सकता है, उसको वहां पे यूनिफॉर्मली होमोजेनियसली जो है मीडियम भी मिलेगा, यानी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, पीएच कंडीशन भी ठीक रहेगा, टेम्परेचर भी, जब आप मिक्स करते रहोगे तो टेम्परेचर भी यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसलिए ये जो है हमारा एजिटेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शाफ्ट, ठीक है, में अटैच होता है इंपेलर, इसको कहते हैं इंपेलर ब्लेड। क्या कहते हैं, इंपेलर ब्लेड, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, इंपेलर ब्लेड इसको कहते हैं। तो इवन मिक्सिंग बहुत जरूरी होता है। तो सिलिंड्रिकल और कर्व बेस होने से क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा। अभी अब जब आप देखोगे इसमें, इसको हम पहले आपका एक बायोरिएक्टर बनाते हैं, बाद में एनसीईआरटी बुक वाला भी दिखा देंगे, ठीक है। यानी जो एजिटेटर था उसका काम क्या था, इवन मिक्सिंग और मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल एवरीवेयर। तो देखो आप, हम लोग एक बायोरिएक्टर बनाते हैं,
डायग्राम थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं रहता है। हाँ, ये आपका एजिटेटर हो गया, ठीक है। एजिटेटर, एजिटेटर क्या है? मिक्सिंग करता है, ठीक है, मिक्सिंग यही करता है। स्टीयरर भी कर सकते हो आप, स्टीयरिंग जो है ना यही करता है, इसी से होता है। उसके बाद जब आप देखोगे इसमें मीडियम डालना होगा, तो यहां से मीडियम आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे वाल्व्स होते हैं, यहां से मान लिया मीडियम डाल सकते हो। अच्छा, देखो आप जब देखोगे ना बायोरिएक्टर, तो इसमें दो स्पेस होता है। एक होता है वर्किंग वॉल्यूम, ठीक है, ये जो है वर्किंग वॉल्यूम हो गया, वर्किंग वॉल्यूम। और इसको कहते हैं हेड स्पेस। क्या कहते हैं? हेड स्पेस। तो ये जो वर्किंग वॉल्यूम है ना, यहां से यहां तक, इसी में मीडियम होता है, इसमें ही आपके गैस बबल्स होते हैं, इसमें ही इनोकुलम होता है यानी बैक्टीरिया होता है, यानी वो सब कुछ इसमें मिलेगा। और ये यहाँ पे जो है ये स्पेस जो है वो खाली रहता है, ब्लैंक रहता है। यहाँ पे आप जो है यहाँ से जो गैस, स्पेंट गैस जो आएगा ना, वो सब पहले यहाँ पे रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक आउटलेट दे देते हो गैस बाहर जाने के लिए। ये जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो ये जो स्पेस आपका है ये हेड स्पेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके मीडियम्स वगैरह नहीं है, वो इसमें ही होगा। अब देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है ना बायोरिएक्टर के केस में, यहाँ पे स्टेराइल कंडीशंस प्रोवाइड करना है। कौन सा कंडीशन प्रोवाइड करना है? स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन। तो मान लिया हम लोग इकोलाई यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ वही यहां पे होना चाहिए, कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हो ना, स्टेराइल करने के लिए यहां से एक पोर्ट होता है जिसको यूज करके आप इसको आप स्टेराइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे इसमें यहां से मीडियम डाल रहे हो, अब जब यूज हो जाएगा और आप जब निकालना चाहोगे तो यहां से जो है ना एक होगा पोर्ट, यहां से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे ना कि आपको गैस यहां पे ऑक्सीजन देना है, एयर देना है, तो एयर कहां से आएगा? तो एक सिस्टम यहां पे डेवलप होता है, ठीक है, यानी स्पार्चर है, यहां से एयर मिल जाएगा, एयर। तो उसके लिए यहाँ देखो आउटलेट, इनलेट है, इनलेट है, यहां से जा रहा है, ये एयर आउटलेट है, ये इनलेट है, यहां से ऑक्सीजन दो, ये स्पार्चर है, रफ डायग्राम, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन जो है, एयर जो है आप अंदर भेजते हो। उसके बाद देखो आप इसका कांस्टेंट मॉनिटरिंग होते रहता है, यानी पीएच मेंटेन करना है, तो यहाँ पे एक प्रोब डाल देते हो। प्रोब का मतलब क्या होता है? जो डिटेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोब। तो एक यहाँ पे प्रोब लगा देते हो, जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर वो क्या है? प्रोब है, हमारा टेम्परेचर मेजर करता है ना वो, तो प्रोब हो गया। थर्मामीटर क्या हो गया? प्रोब हो गया। किसका प्रोब हो गया? टेम्परेचर का। तो वैसे यहाँ पे पीएच रीड करने के लिए प्रोब डाल देते हैं, सेंसर डाल देते हैं, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे पीएच 6.4 होना चाहिए, और जैसे ही 7 हो गया, मान लिया बढ़ गया, तो ये रीड करेगा, यानी 7 हो गया, तो यहाँ पे ही जो है ना एक इनलेट होगा, और यहाँ पे स्टोर्ड रहता है आपका, एक तरफ अल्कली रहता है और एक तरफ बेस रहता है। तो ये इंक्रीज हुआ है तो घटाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एसिड डालना होगा या बेस डालना होगा? एसिड डालना होगा, तो यहाँ से एसिड अंदर आ जाएगा। उसी तरह से टेम्परेचर प्रोब होता है, ठीक है।
हर एक चीज का प्रोब होता है, टेम्परेचर का, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये मेजर प्रोब क्या करता है, डिटेक्ट करता है चेंजेस। जैसे टेम्परेचर प्रोब है तो टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहा है उसको मेजर करेगा। मान लिया टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसको कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे प्रोब्स होते हैं। हम बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है इसलिए इसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एजिटेटर आप समझिए मिक्सिंग का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है ना, देखो आप, अब जब ये एजिटेटर घूमेगा घूमेगा तो यहाँ तो फोम, यानी फोम का मतलब समझते हो ना, झाग। सर्फ को जब आप पानी में सर्फ को मिलाते हो तो क्या होता है, झाग हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे जब आप बार बार कंटिन्यूअस करते हैं यहाँ पे क्या होगा, झाग प्रोड्यूस होगा। और झाग मान ले यहाँ पे ऊपर तक आ गया तो मान ले यहाँ पे एक वाल्व है और यहाँ पे ये वेट हो गया तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा क्या होगा, इसके साथ अंदर आ जाएगा। तो ये जो फोम जो है ना, फोम, तो एक सेंसर यहाँ पे होता है फोम का, ठीक है। कि जैसे यहाँ से आगे फोम बढ़ेगा तो एंटी फोमिंग एजेंट डाल देता है। क्या डाल देता है, एंटी फोमिंग एजेंट। तो एंटी फोमिंग एजेंट क्या करता है, फोम को मार देता है, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, एंटी फोमिंग एजेंट करता है। तो इस तरह से आप क्या देखोगे ना, ये जो बायोरिएक्टर है ये कंप्लीटली एक्चुअली अब तो ऑटोमेटेड होता है। इसी में जो है ना आपका एक पोर्ट भी बना रहता है, ठीक है। पोर्ट बना रहता है। पोर्ट किस लिए होता है, मान लिया पोर्ट जो है उससे आप कंटिन्यूअस वॉच करना चाहते हैं, हमेशा इसको देखते रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक पोर्ट बना जाएगा जिससे आप देख सकते हो। या सैंपलिंग पोर्ट होता है। क्या होता है, सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग पोर्ट एक तो सेंसर तो देख ही रहा है, लेकिन आप क्या करो ना, मान लिया चेक करना है कि बैक्टीरिया किस कंडीशन में या कुछ गड़बड़ तो नहीं बना रहा है, तो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट पेरियोडिकली। मान लिया आप सोचते हो कि 2 घंटे पे एक बार निकाल के जांच करेंगे, तो आप 2 आवर्स पे जाओगे और यहां से निकाल लेना, तो वो होता है सैंपलिंग पोर्ट। तो इस तरह से बहुत सारा आप देखोगे बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या आप करता है, जो प्रोब्स है वो आपको हेल्प करता है डिटेक्ट करने में। सो दिस इज हाउ यू नो दिस बायोरिएक्टर्स एक्ट। तो आप थोड़ा सा हेड स्पेस तो आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी याद रखना हेड स्पेस और वर्किंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं सारे ऑप्टिमम कंडीशंस, ओके। अभी देखो आप, हम एनसीईआरटी जो आपका है उस पे हम आ जाते हैं, ठीक है। और फिर देखो आप, ये क्या है हमारा सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, ये जो है। तो अभी हम आपको बता रहे थे ना क्या होता है, प्रोब होता है अंदर में और वो मेजर करता है। फिर यहाँ पे ओवरहेड टैंक होता है एसिड बेस का। तो जैसे पीएच चेंज होगा तो मान लिया अल्कलाइन हो गया तो एसिड डालेगा, एसिडिक हो गया तो अल्कली डालेगा, कंट्रोल करता है। फिर है स्टीम फॉर, यहां से आप स्टीम भेज सकते हो स्टेरिलाइजेशन के लिए, इसको स्टेरिलाइज करने के लिए। ये मोटर है और ये आपका क्या है, एजिटेटर। ये क्या है, एजिटेटर है, ठीक है। इसमें फोम ब्रेकर, यानी जैसे यहां से फोम बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे भी फोम सटेगा ना तो ये गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो यहां से बैक्टीरिया अंदर इंटर हो सकता है या कंटामिनेशन हो सकता है। तो कंटामिनेशन हो जाएगा तो पूरा का पूरा आपका बेकार हो जाएगा, है ना।
तो इसलिए कंटामिनेशन नहीं होने देना है, तो इसके लिए फोम ब्रेकर होता है, ये ब्रेक कर देगा। या एंटी फोमिंग एजेंट्स भी होता है, वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद मिक्सिंग, देखो यहाँ पे मिक्सिंग जो है हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्या है, ये एजिटेटर है, क्या है, एजिटेटर, एजिटेटर। ये इसको शाफ्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट। ये जो रॉड देख रहे हो आप, और ये जो हमारा है इम्पेलर है, ठीक है। और ये जो है ब्लेड है एक, ये सब जो है आपका 6 ब्लेड्स इसमें लगा हुआ है इम्पेलर में, तो फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, ठीक है। और ये कल्चर ग्रोथ है। कल्चर ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, ये मीडियम हो गया जिसमें आप, कल्चर ग्रोथ हो गया, ये ग्रोथ यानी जो लिक्विड मीडियम, लिक्विड स्टेज में जो मीडियम होता है उसको ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, प्लेट होता है जहां पे सॉलिड होता है, और दूसरा लिक्विड होता है, उसको ग्रोथ बोलते हैं। तो इसी में हमारा बैक्टीरिया या होस्ट सेल्स ग्रो होगा, ठीक है। तो देखो इसको मिक्स कर रहा है, ठीक है, ये मिक्सिंग करता है, किसका काम है, एजिटेटर का। तो ये मिक्स करता है तो इससे इवन मिक्सिंग होता है, तो इससे दो चीज होता है, एक तो इवन मिक्सिंग हो जाता है, और दूसरा जो ऑक्सीजन जो है, जो एयर है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबको मिलता है, ठीक है। यहां से स्टेराइल एयर जो है, आप यहां से स्टेराइल एयर भेज रहे हो वहां पे, ठीक है, यहाँ पे स्टेराइल। तो सिंपल में यही है, देखो आप यहाँ पे, अच्छा ये जो है ना, यहाँ से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से आप डालोगे और यहाँ से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेराइल एयर आप यहां से भेजते हैं, ओके, ये आप यहां पे भेज रहे हो। अब देखो आप, हम लोग यहाँ पे एक तो देख रहे हैं सिंपल स्टेट टैंक बायोरिएक्टर, और दूसरा देख रहे हैं स्पार्स स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल वन में क्या होता है, हम लोग स्पार्जर यूज नहीं करते हैं, स्पार्जर, स्पार्जर। और दूसरा ये जो है ना आपका फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर है, ठीक है, फ्लैट है, ठीक है, ब्लेडेड इंपेलर है। दूसरा जो है आपका ठीक है। तो यहां पे जब आप देखेंगे ना, जो ये स्टेराइल एयर जो जा रहा है, तो यहां पे इसका बहुत टाइम के लिए जो है ना, इस मीडियम में स्टेराइल एयर नहीं रह पाता है, ये यहां से फिर जितना मिक्स होगा और फिर यहां से बाहर निकल जाता है। तो इसका जो है यूनिफॉर्म मिक्सिंग होना चाहिए, और दूसरा इस मीडियम में, ठीक है, इस मीडियम में जो आपका एयर है उसको रुकना चाहिए कुछ बहुत देर तक, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो इस ऑक्सीजन को यूज कर पाए, ठीक है। तो आपने देखा है ना, जब आप फिर से कोई मेला में जाते हो या कहीं जाते हो, तो एक बबल आप लोग निकालते हो, ऐसे फूंक कर, इस तरह से रहता है बना हुआ, ऐसे ऐसे फूंकते हो तो बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, उसमें एयर ट्रैप हो जाता है, तो उसको कहते हैं ट्रैप हो गया, उसमें ट्रैप हो गया, यानी आपके लिक्विड में गैस जो है ट्रैप हो गया, उसको कहते हैं हम लोग एंट्रेनमेंट, गैस एंट्रेनमेंट, गैस एंट्रेनमेंट।
तो गैस एंट्रेनमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता है, यानी जैसे यहाँ पे भी गैस कुछ देर तक रुकता इसमें लिक्विड में तो ये अच्छे से यूज कर पाता, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या किया गया ना, स्पार्जर का काम क्या होता है, स्पार्जर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, स्पार्जर जो है ना इस तरह का एक डिवाइस होगा और इसमें जो है ना जो एयर बाहर निकलता है ना बबल के फॉर्म में निकलता है, किसमें, बबल के फॉर्म में, इस तरह से। यहाँ पे बबल में नहीं निकलता है, तो जब बबल में होगा ना तो ये जो है ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, यानी ये जो है सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करेगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से सभी तरफ से जो है इसको यूज कर पाएगा बैक्टीरिया, और ये एंट्रैप हो जाता है, इसमें जो है ना एंट्रैप हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा टाइम तक जो है वो आपके लिक्विड में रहता है और उसको बैक्टीरिया यूज कर पाता है। तो स्पार्जर जो है, स्पार्जर स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर इससे अच्छा सिस्टम है। क्यों अच्छा सिस्टम है? क्योंकि वहां पे आप एयर बबल बनाकर भेजते हो और वो आपके सरफेस एरिया जो होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर का उसको बढ़ा देता है। जैसे एक इस तरह से जा रहा है, ठीक है, गैस, और दूसरा एक ऐसे जा रहा है, तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, यहाँ से भी लेगा, यहाँ से भी लेगा, यहाँ से भी लेगा, और इसको ब्रेक कर दिया बहुत सारे पीसेस में। आप देखते हो, आप यदि जाएंगे आजकल देखो खेत वगैरह में जो स्प्रिंकलर होता है वहां पे क्या होता है, बुलबुला मतलब कि ड्रॉपलेट्स निकलता है, तो उसमें ऑक्सीजन जो है ना ज्यादा इंटरेक्शन होता है ऑक्सीजन एंड लिक्विड का। फिर आप देखते हो कहीं पे जब पानी लोग पटाता है तो क्या करता है, पानी को गिराता है तो वो बहुत सारा ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। तो हर एक ड्रॉपलेट जो है, एक बड़ा ड्रॉपलेट एक छोटा ड्रॉपलेट, तो छोटा ड्रॉपलेट सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सरफेस एरिया लिक्विड और गैस का जो इंटरेक्शन होता है वो इंक्रीज कर देता है। तो स्पार्जर का यहाँ पे वही काम है, ठीक है, स्पार्जर का यही काम है। तो ये सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर से ज्यादा इंप्रूव्ड जो है ना मेथड है स्पार्ज स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका स्टीयर्ड ये हो गया आपका स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो ना, यहाँ पे स्पार्जर नहीं लगा हुआ था, ये देखो स्पार्जर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पार्जर है। तो जब आप यहाँ से एयर भेजोगे स्टाइल एयर, तो यहाँ से ये, अच्छा, इसका और इसका डायमीटर लगभग सेम होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, रस्टन टरबाइन, इंपेलर जो है रस्टन टरबाइन, और ये शाफ्ट हो गया, ठीक है। ये घूमेगा तो मिक्सिंग होगा। तो ये क्या करता है आपका, यहां से एयर निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, ऐसे से बहुत सारे ऐसे से रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो एयर जो है ना ड्रॉपलेट में निकलता है ऐसे, तो ऐसे से जाएगा, फिर ये घूम रहा है, इसी पे टकराए तो और छोटा कर देगा और पूरा यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे एयर पूरा अच्छे से मिक्सिंग होता है। और हर, जैसे ये एक मान लिया, ये ले लो आप, ये, ठीक है, तो देखो आप, यानी सभी यहां से भी बैक्टीरिया इसको ले पाएगा, इसको ले पाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो सबस्ट्रेट, जो मीडिया ब्रॉथ है, वो लेयर बनाएगा, इसके साथ बैक्टीरिया ले पाएगा। तो आप क्या देखोगे, ये जो सरफेस एरिया है ना वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, यानी ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो
ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बहुत यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और दूसरा देख रहे हो आप गैस एंट्रेनमेंट लिखा हुआ है। गैस एंट्रेनमेंट का मतलब क्या है, जो ये लिक्विड फेज है उसमें ये काफी देर तक रहता है, इसमें एंट्रैप हो जाता है। ये लिक्विड फेज है, ये गैस है, तो इसमें एंट्रैप हो गया, एंट्रैप, ट्रैप पता है ना, तो ट्रैप कर लिया इसको, इसी को कहते हैं गैस एंट्रेनमेंट। तो तुरंत ये बाहर नहीं निकल जाएगा, इसमें बहुत देर तक रहेगा। तो उससे क्या होगा, इसको अच्छे से यूज कर पाएगा बैक्टीरिया आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो गैस एंट्रेनमेंट वही है, ठीक है, एंट्रैपमेंट, एंट्रैपमेंट ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, एंट्रैपमेंट ऑफ गैस इनटू लिक्विड फेज। और देखो ये आपका इस तरह से है, ऐसे ऐसे है, तो इससे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर इंक्रीज हो जाता है। और ये आपका इंपेलर है, ये घूम रहा है, ठीक है, ये सॉरी ये एजिटेटर है, क्या है, एजिटेटर है। तो एजिटेटर में शाफ्ट होगा, इंपेलर होगा, मोटर यहाँ पे लगा हुआ होगा, ऑल दोस थिंग्स। और इसको कहते हैं रस्टन टरबाइन, ठीक है। स्पार्जर भी आप समझ गए, स्पार्जर इज व्हाट, स्पार्जर is used to produce air bubbles. Sparger is used to produce, sparger is used to produce air bubbles, air bubbles। बाकी तो हम आपको बता ही दिए थे, इसमें pH प्रोब होगा, ऑक्सीजन प्रोब होगा, ठीक है, टेम्परेचर प्रोब होगा, फिर आपका सैंपलिंग पोर्ट होगा, बहुत सारा होगा, उतने डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव, ये हम लोग को पढ़ना था इसमें, ठीक है। मुझे लगता है जब आप बायोरिएक्टर को देखोगे अच्छे से, तो बायोरिएक्टर्स में क्या क्या होता है, जब आप बायोरिएक्टर्स को देखेंगे तो पहला होता है एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम। इसमें क्या क्या हो जाएगा, आपका शाफ्ट, मोटर तो होगा ही, इंपेलर, ये एजिटेट मिक्सिंग में काम होता है, मिक्स करता है, इसका सबसे ज्यादा रोल है, ठीक है। हम आप डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हालांकि देखो आप जब मिक्स होगा तो बेचारा बैक्टीरिया को चोट वोट भी लगेगा। दूसरा जो है आपका है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, यानी जो ऑक्सीजन देता है, आप देखें ना, स्पार्जर होता है, इनलेट होगा, स्पार्जर से जाता है, इनलेट होगा, कंडेंसर होगा, ये सब होगा। थर्ड जो है टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। फिर कौन सा होगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद होगा आपका फोम कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम। फिर होगा सैंपलिंग, सैंपलिंग पोर्ट टू withdraw samples periodically in small volumes sampling pots to withdraw samples, samples क्या आ जाएगा यहाँ पे, कल्चर है ना, periodically in small amount।
फॉर टेस्ट। एजिटेटर आप समझ गए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, बायोरिएक्टर। ये जो आपका क्या हो गया, एजिटेटर, शाफ्ट और इंपेलर। एजिटेटर, इसको इंपेलर ब्लेड बोलते हैं, इंपेलर ब्लेड बोलते हैं। देन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ये स्पार्जर है, ये इनलेट है, यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है, तो इससे आप स्टेराइल, यहाँ पे फिल्टर भी होता है, फिल्टर, तो ये स्टेराइल एयर जो है प्रोवाइड करता है। तो क्या ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे जैकेट होता है, ठीक है, जैकेट होता है, तो इसमें प्रोब होता है, प्रोब, टेम्परेचर प्रोब, थर्मोमीटर होगा। तो ये क्या, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो पता हो जाएगा, तो उसी के अनुसार या तो इसमें गर्म पानी डालेगा या ठंडा पानी डालेगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो गया। पीएच कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे फिर से प्रोब होगा, डिप रहता है, ये हेड स्पेस है, ठीक है, तो पीएच प्रोब हो गया। पीएच मान लीजिए जैसे चेंज होगा, क्या अल्कली होता है और एसिडिक एसिड होता है, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो अंदर जाएगा और कंट्रोल करेगा पीएच। फोम कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे फोम डिटेक्ट करने के लिए फोम प्रोब होता है, ठीक है। फिर फोम सेंसर, सेंसर या प्रोब जो कहो, सेंस करेगा और यहाँ पे आप एंटी फोमिंग एजेंट डाल दोगे, या फोम ब्रेकर होता है, फोम ब्रेकर, ठीक है। फोम पता है ना क्यों, फोम यदि आप नहीं हटाओगे तो यहाँ पे कंटामिनेशन का चांस होता है। फिर सैंपलिंग पोर्ट, यहाँ पे एक पोर्ट होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोरिएक्टर। मुझे लगता है बायोरिएक्टर आप समझ गए होंगे। बायोरिएक्टर क्या है, जहां पे आप सुटेबल एनवायरनमेंट यानी ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करते हो होस्ट सेल्स को टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोडक्ट्स। डिजायरेबल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोई एंजाइम हो सकता है, कोई एंटीबॉडीज हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, सेल्स खुद भी हो सकता है, बायोमास, ठीक है। और ऑप्टिमम कंडीशंस जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उस होस्ट सेल का, ठीक है, उस माइक्रोबियल सेल्स का, इस प्लांट सेल्स का, उस एनिमल सेल्स का, उस ह्यूमन सेल्स का, जो भी रिक्वायरमेंट है पीएच के टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है, ऑक्सीजन के टर्म में, वो आप वहां पे उसको ऑप्टिमली अवेलेबल करवाते हो। उसके बाद वो क्या करता है, आपके लिए प्रोडक्ट बनाता है। तो ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल बायोरिएक्टर, जहां पे बायोरिएक्शन होता है, ठीक है। और बायोरिएक्टर को हम लोग फर्मेंटर भी बोलते हैं, आप याद रखना, बायोरिएक्टर को और क्या बोलते हैं, फर्मेंटर, क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा है ना सिंथेसिस का, ठीक है, वो आपका बायो फर्मेंटेशन कहलाता है। इसलिए इसको, जहां पे फर्मेंटेशन होता है उसको हम लोग, जहां पे फर्मेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटर। अब नेक्स्ट वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट है पार्ट आपका। तो मैं पहले भी आपको बताया हूं, फिर से बता देता हूं। देखो आप, ये बायोरिएक्टर था, और बायोरिएक्टर में आपने क्या देखा, ये जो है यहां पे बायोसिंथेसिस होता है, बायोसिंथेसिस बायोरिएक्टर में। तो जब यहां पे हो रहा है तो आप क्या देखते हो, इस तरह से जो मीडियम है वो मिक्स होते रहता है, यानी हमेशा कॉन्स्टेंटली ये मूवमेंट में रहता है, ऐसे मूव होते रहता है कॉन्स्टेंटली। तो जो ऐसे मूव होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हो ना। नदी जो है आपका बहते रहता है, स्ट्रीम है, तो इसलिए इस स्टेज को आप स्ट्रीम भी कर लो। तो स्ट्रीम यानी स्ट्रीमिंग जब हो रहा है, वहां पे क्या होता है, बायोसिंथेसिस, यानी ये जो सेल्स है, एक सेल्स, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, एक निकाल लिए, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट है, होस्ट सेल है, इसमें हमारा प्रोडक्ट है।
कब बना? स्ट्रीमिंग के दौरान। तो ये हमारा स्ट्रीम हो गया, ठीक है, ये हमारा स्ट्रीम हो गया। तो इसके पहले आपने क्या किया था? इसको स्टेबलाइज किया था, आपने ब्रोथ बनाकर, मीडियम बना के डाला। तो जो भी आप बायो प्रोडक्ट बनने के पहले का जो भी प्रोसेस है उसको कहते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अप का मतलब ऊपर, स्ट्रीम आप इसको कहते हो जो बायोरिएक्टर में हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रीमिंग के दौरान क्या हुआ? आपका प्रोडक्ट इज फाउंड बाय बायोसिंथेटिक प्रोसेस। प्रोडक्ट बन गया बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब हम लोग को इसमें से इंसुलिन चाहिए और उसके बाद इसको क्या करना? मार्केटिंग करना है इसका, मार्केटिंग करना है। तो सबसे पहले तो इंसुलिन को प्योर फॉर्म में निकालना होगा, प्योर फॉर्म में, फिर प्योर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, उसमें हम आते हैं, अभी ऐसे समझो। यानी ये सेल है, इसमें मेरा प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले तो इसको बाहर निकालना होगा सेल को। तो सबसे पहले सेल को तो तोड़ना पड़ेगा, लाइस करना पड़ेगा, सेल लाइसिस। सेल लाइस हो जाएगा तो आपका जो भी है इंसुलिन के साथ में बहुत सारा इसमें और भी बाई प्रोडक्ट्स है, ठीक है, दूसरे कंपाउंड्स भी है, मैक्रोमोलेक्यूल्स भी है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो जो हटाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन। तो बहुत सारे मेथड्स हैं प्यूरिफिकेशन के, हम लोग डिटेल में नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो आपको प्यूरिफाई करना होगा इसको, ठीक है, यानी पहले तो आप इसको बाहर निकालोगे, इसको क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट और आइसोलेशन कर लो आप। एक बार आप आइसोलेट कर लोगे, ठीक है, इस और इसको सेपरेशन भी कर सकते हो, सेपरेशन। तो एक बार आप इसको सेपरेट कर लोगे इससे, उसके बाद इसको प्यूरिफाई करना होगा। प्यूरिफाई जब आप कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन, उसके बाद आप उसको क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई हो गया तो ऐसे नहीं ना टेस्ट दोगे, हर एक का फॉर्मुलेशन होता है फिर, यानी कितना अमाउंट, ठीक है, यानी वायल में पैकिंग होगा। मान लिया कोई प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड करना है तो प्रिजर्वेटिव ऐड करना होगा, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल करना होगा, यानी जांचना होगा सही है कि नहीं सही है। और यदि कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जैसे कोविड वैक्सीन बना तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है, क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है। यानी इसके बाद जो भी आप कर रहे हो सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। हालांकि मेनली यही दोनों रहता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, लेकिन जो आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं वो भी आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आएगा। यानी मार्केट में पहुंचाने तक, बनने से लेकर मार्केट में पहुंचाने तक जो जो काम आप करते हो वो सब किस में आता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो पहला क्या हो जाएगा? सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन भी कर सकते हो। दूसरा क्या हो जाएगा? प्यूरिफिकेशन। बहुत सारे मेथड्स हैं प्यूरिफिकेशन के, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट हमारा कैसा है उसी के मतलब बेसिस पे हम लोग मेथड चूज करते हैं प्यूरिफिकेशन का। एक बार आप ये कर लिए प्यूरिफिकेशन, उसके बाद होता है फॉर्मुलेशन, ठीक है। फॉर्मुलेशन का मतलब है जैसे माने एक वायल में आप पैक कर रहे हो, ऐसे नहीं ना बेचोगे वायल। देखते हो कोई टैबलेट लगता है 5 mg, तो उसका फॉर्मुलेशन हो गया।
5 mg, उसमें क्या क्या देना है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मान लिया प्रिजर्वेटिव ऐड करना है इसमें, तो प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करोगे, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। उसके बाद तो बन गया, लेकिन मार्केट में भेजने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि ड्रग्स है, कोई नया ड्रग्स आता है, तो उसके लिए और क्या करना पड़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या करते हैं हम लोग, कोई लाइक चूहा है, रैट है, या कोई और भी एनिमल्स है, उसमें उसको पहले इंजेक्ट करके देखते हैं कि वहां पे उसका इफेक्ट कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ह्यूमन में भी ट्राई करते हो कुछ, ठीक है। और फाइनली जब होता है कि नहीं ये एकदम सेफ है और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल रहा है, तब फिर उसको हम लोग मार्केट में बेचते हैं, तब उसको जो है फील्ड में उतारते हैं। तो वो आपका हो गया क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये सब जो प्रोसेस है आपका, मेनली तो ये दोनों है, लेकिन ये सब भी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में ही आएगा, प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हो, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। तो ये सब आपका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो आप, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। So downstream processing is a method by which we separate and purify the desired product. Okay, separate and purify the desired product. All these are the steps. ठीक है, these are the process we do that: separation, purification, formulation. You can add preservatives, quality control, clinical trials. और पैकेजिंग भी तो होगा ना, पैक तो करोगे ना, पैकेजिंग अब किसमें पैक करना है, ठीक है। तो दिस ऑल आर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी कहीं पे भी पूरे चैप्टर में आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, डेफिनेटली हम आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, ओके। तो चलिए फिर दीजिए मुझे इजाजत, फिर मैं चला मंगलू को पढ़ाने, तो दीजिए मंगलू के गुरु को परमिशन टू लीव, ओके। थैंक यू सो मच।